ठीक है, पल्मनरी एम्बोलिज्म मतलब एक पेशेंट है और उसमें क्या हो गई है, पल्मनरी एम्बोलिज्म है, जो उसकी पल्मनरी आर्टरी थी या पल्मनरी वेन है उसमें कोई एम्बोलस फंस गया है, उसकी ऑब्स्ट्रक्शन हो गई है। अब होगा क्या, देखो गौर से देखना, ये एक मैंने क्या बनाया, एल्वलाई बनाया, ठीक है, ये क्या है, एल्वलाई है। और इसके साथ मैंने एक ये जो ब्लू से बनाई है, दिस इज आ कैपलरी, ठीक है, ये क्या है, कैपलरी है, ये एक कैपलरी बना दी और मैंने एक एल्वलाई बनाया। अब मैंने क्या किया, अब मेरा क्या हुआ है कि मेरा जो मरीज है वो पल्मोनरी एम्बोलिज्म का मरीज है, उसके उसके जो ये वाली आर्टरी है यहाँ पे क्या हो जाएगी, ऑब्स्ट्रक्शन हो गई है, कोई थ्रोम्बस बन गया, जो मैंने रेड से बनाया ये क्या है, एम्बोलस है, यहाँ पे आके उसका एम्बोलस फंस गया। उसकी क्या हुई है, उसकी क्या हुई है कि उसकी जो ब्लड सप्लाई है वो कंप्रोमाइज हो गई है, ब्लड सप्लाई क्या हो गई है, कंप्रोमाइज हो गई है। अब क्या क्या चेंज आएगा उसका हम टेबल बनाते हैं, ये टेबल भी आप, ये दोनों टेबल ना आपने अपनी बुक पे बनाने हैं लाजमी। अच्छा, हम सबसे पहले मतलब देखते हैं कि किस किस वैल्यू पे क्या क्या चेंज आएगा, ठीक है, तो हम इसको इस तरह कैलकुलेट करते हैं। ओके, आपका एक मरीज है और जिसका जो जिसकी ब्लड सप्लाई क्या हो गई है, कंप्रोमाइज हो गई है, उसकी ना उसको ब्लड फ्लो नहीं कर रहा उसकी पल्मोनरी आर्टरी में, तो क्या मसला आएगा, क्या मसला आएगा। अब क्या हुआ, आपका जो ब्लड है, ब्लड नहीं आ रहा, यहाँ पे ब्लड नहीं आ रहा, और जो आपकी ऑक्सीजन है वो आ रही है, ठीक है, वो तो एल्वलाई में है, वेंटिलेशन प्रॉपर है, बट जो परफ्यूजन है वो तकरीबन तकरीबन जीरो हो गई है। जो वेंटिलेशन है वो पूरी की पूरी है, बट आपकी क्या है, जो परफ्यूजन है वो जीरो हो गई है, क्यों, क्योंकि ऑब्स्ट्रक्शन आ गई है। तो अब जरा मुझे बताएं कि वी ओवर क्यू रेशो पे क्या इफेक्ट आएगा। आपको मैं थोड़ा सा मैथ का कॉन्सेप्ट क्लियर कर दूं, अगर हम डिनोमिनेटर में कोई चीज को जीरो कर देना, मतलब अगर हम किसी डिनोमिनेटर में जो नीचे रकम होती है बटे के, अगर हम उसको जीरो कर दें तो हमारा आंसर हमेशा इन्फिनिटी आता है, इन्फिनिटी। और हमने पढ़ा था कि अगर आंसर वन आए वी ओवर क्यू रेशो का, तो फिर ही गैस एक्सचेंज होता है, तो ये तो इन्फिनिटी के बराबर आ गया। तो आपने याद रखना है जो वी ओवर क्यू रेशो है, अगर टोटली 100% ऑब्स्ट्रक्शन हो जाए पल्मोनरी आर्टरी की, तो क्या होगा, वी ओवर जो क्यू रेशो है वो इन्फिनिट तक चली जाएगी। जब इन्फिनिट तक चली जाएगी तो गैस एक्सचेंज नहीं होगा, गैस एक्सचेंज नहीं होगा। और आपने क्या याद रखना है, और आपने क्या याद रखना है, अगर मैं इस कहूं कि भाईजान आपके जो एल्वोलाई हैं उसमें ऑक्सीजन का प्रेशर कितना होगा, जो ऑक्सीजन का प्रेशर है वो कितना होगा, तो वो उतना ही होगा जितना आप इनहेल करोगे। देखो, आप जो इनहेल करते हो ना वो 150 होता है, आप एक जितनी जो इनहेल एयर करते हो उसमें जो ऑक्सीजन का प्रेशर होता है वो 150 होता है। तो एल्वोलाई में तो कोई गैस एक्सचेंज ही नहीं हो रहा, क्यों, क्योंकि जो हमारी वी ओवर क्यू रेशो वो तो इन्फिनिटी तक पहुंच गई है। मैं तो लिख भी देता हूँ, नो नो एक्सचेंज, ठीक है, गैस एक्सचेंज नहीं होता, जितनी वन के करीब होगी उतनी ज्यादा गैस एक्सचेंज होती है। तो एल्वोलाई में जो ऑक्सीजन है वो कितनी हो जाएगी, 150। अजान हो रही है, फिर मैं कंटिन्यू करता हूँ। ओके, मैं आपको ये बता रहा था कि अगर हम एल्वोलाई में ऑक्सीजन प्रेशर मेजर करेंगे ना, तो वो 150 आएगा, क्यों, क्योंकि गैस एक्सचेंज ही नहीं हो रही, ब्लड ही नहीं आ रहा, तो गैस एक्सचेंज क्या खाक होगी, तो गैस एक्सचेंज नहीं होगी, तो आपका जो एल्वुलर का ऑक्सीजन प्रेशर होगा वो कितना होगा, 150 होगा। और आपका जो एल्वुलर कार्बन डाइऑक्साइड है उस पर क्या इफेक्ट आएगा, तो वो उसका प्रेशर जीरो होगा। क्यों होगा, क्योंकि गैस एक्सचेंज ही नहीं हो रही, आपके ब्लड ही नहीं जब आया, तो ब्लड में कार्बन डाइऑक्साइड थी, उस कार्बन डाइऑक्साइड ने बाहर जाना था, जब गैस एक्सचेंज ही नहीं हुआ तो आपके जो एल्वोलाई के अंदर गैस है उसमें कार्बन डाइऑक्साइड ही नहीं आई, तो वो जीरो हो गई। उसके बाद अब आपने देखना है कि जो आपकी आर्टरी है, जो अगर मैं स्मॉल ए लिखूंगा तो इसका मतलब आर्टरी होता है, बड़ा ए का मतलब होता है एल्वोलर। तो स्मॉल ए का मतलब है कि अगर मैं आर्टरी में ऑक्सीजन कंटेंट देखूंगा तो वो कितना होगा, वो उसको हम डिटरमिन ही नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते, कि भाईजान आपका ब्लड ही नहीं आ रहा, जब ब्लड ही नहीं आ रहा तो हम उसको आर्टीरियल ऑक्सीजन को मेजर ही नहीं कर सकते। और जो आर्टीरियल कार्बन डाइऑक्साइड है उसको भी हम मेजर नहीं कर सकते, क्यों, क्योंकि ब्लड ही नहीं आ रहा। इसके बरक्स जो सेकंड कंडीशन है जो आपकी बुक ने लिखी हुई है, वो ये है, वो ये है कि देखो, ये आपका क्या है, ये एल्वोलाई है, ठीक है, ये क्या है, एल्वोलाई है। और ये जो इसके इर्द गिर्द क्या है, इसके इर्द गिर्द एक कैपलरी है, ठीक है, दिस इज आ कैपलरी, ये कैपलरी है और ये एल्वोलाई है। अब हुआ क्या कि फॉरेन बॉडी एस्पायरेशन, ठीक है, फॉरेन बॉडी एस्पायरेशन, आप कोई बच्चा है उसने सिक्का निगल लिया, या मैंने उस दिन आपको बताया था कि मूंगफली का दाना निगल लिया, या कोई चीज उसके लंग्स के अंदर चली गई है, वो क्या करेगी, वो इस जो एल्वोलाई है इसकी ओपनिंग को बंद कर देगी। अब इस एल्वोलाई में ऑक्सीजन नहीं जाएगी, नो ऑक्सीजन, लेकिन जो ब्लड है वो तो नॉर्मल है, जो ब्लड है वो क्या है, नॉर्मल है। तो इस कंडीशन को हम कहते हैं फॉरेन बॉडी एस्पायरेशन, फॉरेन बॉडी
एस्पायरेशन, मतलब कि हमारे जो मरीज है उसने बाहर से कोई बॉडी क्या कोई इनगल्फ कर लिया, जिसकी वजह से हमें क्या हो गया है, हमारे एल्वोलाई ब्लॉक हो गए हैं। अब वी ओवर क्यू रेशियो पे क्या इफेक्ट आएगा इसको हम देखते हैं। तो आपने याद रखना है जो वी ओवर क्यू रेशियो है ये इस तरह होती है। तो अब वेंटिलेशन ब्लॉक हुई है या परफ्यूजन ब्लॉक हुई है, जरा मुझे बताएं कितनी समझ आ रही है आपको। अब जरा मुझे बताएं कि वेंटिलेशन ब्लॉक हुई है या परफ्यूजन ब्लॉक हुई है, जल्दी बताएं। वेंटिलेशन, तो सारे तकरीबन कह रहे हैं वेंटिलेशन। तो आपको पता है कि अगर ऊपर जीरो आ जाए और नीचे कोई अमाउंट हो, फर्ज करो परफ्यूजन है, तो आंसर हमेशा जीरो आता है। अगर नीचे जीरो आए तो इन्फिनिटी आता है, अगर ऊपर जीरो आ जाए तो हम आंसर हमेशा जीरो आता है। तो वेंटिलेशन ओवर परफ्यूजन रेशियो क्या है, जीरो है, मतलब कि कोई गैस एक्सचेंज नहीं होगा, नो एक्सचेंज, गैस एक्सचेंज नहीं होगा किस में, फॉरेन बॉडी एस्पायरेशन में। लेकिन जो आपका एल्वुलर प्रेशर है, जो आपका एल्वुलर प्रेशर है, ये देखो सेकंड कॉलम में हमने क्या लिखा था, एल्वुलर एल्वुलर प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन ना। तो एल्वुलर एल्वुलर प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन क्या होगा, अनडिटरमाइंड, हम उसको डिटरमिन नहीं कर सकते, क्योंकि जब गैस ही नहीं आई तो हम खाक उसका एल्वुलर प्रेशर मेजर करेंगे। और जो एल्वुलर प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड है वो भी क्या होगा, अनडिटरमिन्ड, उसको भी हम मेजर नहीं कर सकते। उसके बाद जो आर्टीरियल है, देखो आर्टरीज जो ब्लड है वो तो फ्लो कर रहा है, ब्लड तो नॉर्मल फ्लो कर रहा है। जब ब्लड नॉर्मल फ्लो करेगा तो जो आर्टीरियल ऑक्सीजन होगी, जो आर्टीरियल ऑक्सीजन होगी, इसका प्रेशर कितना होगा, इसका प्रेशर कितना होगा, इसका प्रेशर डिक्रीज होगा देन नॉर्मल, मतलब जो नॉर्मल है उससे क्या होगा, डिक्रीज होगा। अगर हम फॉरेन बॉडी इंस्पायर कर लेते हैं तो हमारे जो आर्टीरियल प्रेशर है वो कम हो जाएगा, बट जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो इंक्रीज हो जाएगी। क्यों, क्योंकि देखो जब गैसेस एक्सचेंज होनी थी तो ऑक्सीजन ने अंदर आना था और कार्बन डाइऑक्साइड ने बाहर जाना था। जब ऑक्सीजन ने अंदर आना था तो प्रेशर इंक्रीज होना था, जब ऑक्सीजन ही नहीं अंदर आई तो हमारा प्रेशर इंक्रीज ही नहीं हुआ, डिक्रीज हो गया। कार्बन डाइऑक्साइड ने बाहर जाना था तो नॉर्मल से कार्बन डाइऑक्साइड का प्रेशर इंक्रीज होगा किसमें, पल्मोनरी आर्टरी में। ठीक है, तो ये मैंने आपको सम बताया है, आपकी बुक ने बहुत कंफ्यूज करके लिखा हुआ है लेकिन आपने वो याद नहीं करना। जिस तरह मैंने आपको बताया आपने इस तरह करना है, इंशाल्लाह आपको नहीं बोलेगा, वरना बुक का आपको कभी समझ नहीं आ सकता, वो बहुत मुश्किल है। तो मुझे जरा एक्सरसाइज करते हैं। जब हम वर्जिश करते हैं तो वर्जिश में क्या होता है, वर्जिश में आपने याद रखना है हमारी बॉडी को ना बड़ी अच्छी ऑक्सीजन चाहिए होती है, ज्यादा से ज्यादा हमें ये जरूरत है कि हमारा गैस एक्सचेंज ज्यादा से ज्यादा हो। तो जब हम एक्सरसाइज करते हैं ना तो जो हमारी वी ओवर क्यू रेशियो है वो 1 हो जाती है। वो 1 कैसे होती है, देखो हमारे वो वाले एरियाज जहां पे ब्लड कम होता है, जहां पे ब्लड कम होता है हम वहां पे क्या होती है, वेजोडाइलेशन। देखो कैसे, जो एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज से क्या बनते हैं, मेटाबॉलिक प्रोडक्ट बनते हैं, मेटाबॉलिक प्रोडक्ट, मेटाबॉलिक प्रोडक्ट। और कौन से बनते हैं, एसिडिक प्रोडक्ट बनते हैं, ये हमने सीवीएस में भी कॉन्सेप्ट पढ़ा था। जिससे पीएच लो हो जाती है, पीएच लो होने से क्या होती है, वेजोडाइलेशन होती है। आपने सिंपल याद रखना है जो मेटाबॉलिक प्रोडक्ट होते हैं वो क्या कॉज कराते हैं, वेजोडाइलेशन कॉज कराते हैं। जिससे क्या हो जाता है, आपकी परफ्यूजन बढ़ जाती है, आपकी परफ्यूजन क्या हो जाती है, बढ़ जाती है, परफ्यूजन क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। यस डॉक्टर काशिफ, एक्सीलेंट, शाबाश, आपने बिल्कुल सही बताया है। मेटाबॉलिक प्रोडक्ट में एक तो आपका लैक्टिक एसिड वगैरह आते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड भी एसिडिक होती है। ठीक है, तो कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ने से क्या होती है, वेजोडाइलेशन होती है और परफ्यूजन ज्यादा हो जाती है। दूसरे नंबर पे क्या होता है, जब आप एक्सरसाइज करते हो आपका सांस फूल जाता है। जब सांस फूलता है तो आप तेज तेज सांस लेते हो, जब आप तेज तेज सांस लेते हो तो वेंटिलेशन भी ज्यादा हो जाती है, वेंटिलेशन भी ज्यादा हो जाती है। परफ्यूजन और वेंटिलेशन दोनों क्या कर जाते हैं, मैच कर जाते हैं, और तकरीबन तकरीबन आपकी जो वी ओवर क्यू रेशियो है वो कितने किसके बराबर आ जाती है, वो वी ओवर 1 के बराबर आ जाती है। इसलिए एक्सरसाइज में क्या होता है, मैक्सिमम गैसियस एक्सचेंज होता है, मैक्सिमम गैसियस एक्सचेंज होता है, मैक्सिमम गैसियस एक्सचेंज होता है। ठीक है, तो आपकी बुक ने जितनी भी लाइनें लिखी हुई हैं, टीबी वाला इसने एक्स्ट्रा पॉइंट लिखा हुआ है और उसने लिखा हुआ है ये एक्सरसाइज वाला लिखा हुआ है, तो ये मैंने आपको बता दी है। इसके अलावा आपकी आपने ना बुक से कुछ करना है और ना आपको जरूरत है। ए ग्रेडियंट, ग्रेडियंट का क्या मतलब होता है, ग्रेडियंट का मतलब होता है फर्क, डिफरेंस। ठीक है, ए ग्रेडियंट का मतलब क्या है, ठीक है, तो ए ग्रेडियंट का मतलब होता है फर्क। अच्छा, इसमें आपने क्या चीजें याद रखनी है, ए ग्रेडियंट में आपने क्या याद रखना है, देखो जो आप ए ग्रेडियंट का मतलब ये होता है कि आपका जो एल्वल पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन, पार्शियल प्रेशर ऑफ एल्वुलर ऑक्सीजन, आपके एल्वलाई में ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर कितना है, उसका डिफरेंस पार्शियल प्रेशर ऑफ आर्टेरियल ऑक्सीजन। देखो इसको मैं समझाता हूं, जो आपके ये है एल्वुलर, जो आपके एल्वलाई हैं इसमें मैक्सिमम ऑक्सीजन होती है, क्योंकि जो आप सांस लेते हो आपकी ऑक्सीजन अंदर जाती है। इसमें जो ऑक्सीजन होती है हमने माइनस करना है किस में से, किस में से, आपकी जो आर्टरी है। ठीक है, जो आपकी आर्टरी है
डॉक्टर तरीम और डॉक्टर काशिफ को पता नहीं याद है या नहीं, मैंने इनको एक दफा ना एक कॉन्सेप्ट बताया था कि हमारी बॉडी में ना 98% सैचुरेशन से ऊपर सैचुरेशन नहीं जा सकती, या फिर हमारी जो हीमोग्लोबिन है वो 19.6 मिलीलीटर पर डेकालीटर से ज्यादा ऑक्सीजन कैरी नहीं कर सकती, या फिर हमारा जो पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन है वो हमेशा कम होता है पल्मनरी वेन से। मैं इसको दोबारा समझाता हूँ, कंफ्यूज हो जाओगे। देखो, जो ए ग्रेडियंट होता है ना, ए ग्रेडियंट क्या होता है, हमने एल्वेलाई के पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन को माइनस करना होता है, किससे, जो हमारे आर्टरीज हैं, जितनी भी आर्टरी हैं उसके ऑक्सीजन से हमने माइनस करना होता है। कैसे? देखो, जो मैं सांस लेता हूं, मेरी सांस के अंदर जो मेरे एल्वेलाई तक ऑक्सीजन पहुंचती है, उसका कितना पार्शियल प्रेशर होता है, वो होता है नॉर्मली 104 होता है। वो कितना होता है? 104 होता है नॉर्मली। जो मेरी आर्टरीज हैं, फर्ज करो जो मेरी पल्मनरी वेन है, पल्मनरी वेन भी तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है ना, या फिर मेरी एओर्टा, चलो एओर्टा कर लेते हैं। जो मेरी एओर्टा है, इसमें हमेशा हमेशा जो पार्शियल प्रेशर है वो 100 होगा, इसमें कभी भी 104 नहीं होगा, कभी भी 104 नहीं होगा, हमेशा कम होता है। इस डिफरेंस को हम क्या कहते हैं? इस डिफरेंस को हम कहते हैं ए ग्रेडियंट। ए का मतलब है एल्वेलाई, और स्मॉल ए का मतलब क्या है? आर्टरी। तो आपने याद रखना है, जो आपकी लंग्स से ऑक्सीजनेशन होती है वो 100% ऑक्सीजनेशन होती है, बट आगे आके कुछ ऐसा होता है जिसकी वजह से आपकी आर्टरीज में सैचुरेशन कम हो जाती है। वो क्यों कम होती है? देखो, आपने याद रखना है। मैं आपको डायग्राम से समझाता हूँ, फिर आपको याद रहेगा। ये आपके क्या है? एल्वेलाई है, ठीक है। ये आपकी क्या है? ये आपकी है जी पल्मनरी कैपिलरी है। फर्ज करो ये पल्मनरी कैपिलरी है, इधर से क्या हुई? 100% ऑक्सीजन। जो आपका ब्लड था वो 100% ऑक्सीजनेटेड हो गया, 100% ऑक्सीजनेटेड हो गया। इसके बाद ये जो पल्मनरी कैपिलरी है, ये बन जाती है पल्मनरी वेन। हमें पता है कि ये पल्मनरी वेन बन जाती है, और किसमें ड्रेन कर जाती है? लेफ्ट एट्रियम में। ऐसे ही है ना, पल्मनरी वेन बन जाती है। अब आपने याद रखना है, हमारे ना बॉडी में एक बड़ा ये ना बड़ा इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज भी है, ये उसमें एनएलई में आता होता है। और ये गाइटन, अगर आप गाइटन उठाओगे ना तो उसके आई थिंक ये सेकंड पेज नंबर पे लिखा हुआ है, जहां पे उसका रेस्पिरेटरी सिस्टम स्टार्ट हो रहा है, सेकंड पेज पे ये पूरा पैराग्राफ इसके बारे में लिखा हुआ है। लेकिन मैं आपको सिंपल करके बताता हूँ। पल्मनरी वेन किससे बनती है? पल्मनरी कैपिलरी से। पीछे से जो आपके एल्वेलाई है वो तो 100% काम करते हैं, वो 100% ऑक्सीजनेशन करा देते हैं। लेकिन 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 जो आपकी पल्मनरी वेन, ये आपका लेफ्ट एट्रिया है, ठीक है, ये आपका क्या है? लेफ्ट एट्रिया। इसमें आके इसने ना ड्रेन करना है। जब ये लेफ्ट एट्रिया में ड्रेन करती है ना, तो इससे पहले इसके अंदर ना एक और ब्लड आ जाता है, एक और वेन से ब्लड आ जाता है, और उसको हम कहते हैं ब्रोंकियल वेन, ठीक है, उसको हम क्या कहते हैं? ब्रोंकियल वेन। वैसे तो जितनी भी वेन्स हैं वो हमारे इंफीरियर वेना के सुपीरियर वेना के में जाती हैं, लेकिन हमारी बॉडी में अल्लाह ताला ने एक एक्सेप्शन रखी है। वो एक्सेप्शन क्या है? हमारी जो लंग का पैरेन्काइमा है, जो लंग का पैरेन्काइमा है, उसको भी तो ब्लड चाहिए। तो ब्रोंकियल आर्टरी, नॉट पल्मनरी आर्टरी, पल्मनरी और ब्रोंकियल को मिक्स नहीं करना। ब्रोंकियल आर्टरी हमारी लंग्स को सप्लाई करती है, और वापस जो ब्लड वो लेके आती है, वो वेना केवा में नहीं जाता, वो हमारा जाता है किस में? पल्मनरी वेन में। वो किस में जाता है? पल्मनरी वेन में। और आपको पता है ब्रोंकियल वेन कैरी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, और यहाँ पे कितने परसेंट ऑक्सीजनेशन थी? 100%। और जो ब्रोंकियल वेन है, इसका थोड़ा सा ब्लड जब इस 100% ऑक्सीजनेटेड ब्लड में मिक्स होता है, तो आपकी जो सैचुरेशन है वो ड्रॉप कर जाती है किस पे? 98% पे। 98%। तो आपने याद रखना है, आपकी कभी भी बॉडी में जो सैचुरेशन है वो 98 से ऊपर नहीं जा सकती। अगर वो जाएगी तो फिर वो एक अबनॉर्मल कंडीशन है। इसकी वजह क्या है? इट इज ड्यू टू ब्रोंकियल वेन बाईपास। जो ब्रोंकियल वेन है वो ड्रेन कर जाती है किस में? पल्मनरी वेन में, ठीक है। अब आके नॉर्मल ग्रेडियंट कितना होता है? तो आपने क्या याद रखना है? इसका फार्मूला होता है। इसका फार्मूला क्या होता है? आपने क्या करना है, आपने जो पेशेंट है उसकी एज लेनी है, कि उसकी कितनी उम्र है, उसको आपने डिवाइड करना है 4 पे, और आपने ऐड कर देना है 4। और आंसर जो आना चाहिए, जो नॉर्मल इसकी वैल्यू है, नॉर्मल वैल्यू कितनी होनी चाहिए ए ग्रेडियंट की? वो होनी चाहिए 10 से लेके 14 तक, 10 से लेके 14 तक। और कुछ बुक्स लिखती हैं 30 से लेस होनी चाहिए, लेकिन आपने याद रखना है 10 से लेके 14 तक होनी चाहिए। अगर एक 24 साल का बंदा है, और उसमें ए ग्रेडियंट कितना होगा, तो हम कैलकुलेट कर लेते हैं। अगर एक 24 साल का बंदा है, तो 24 को मैंने ऊपर रखा, उसको मैंने डिवाइड किया 4 पे, प्लस मैंने 4 कर दिया, तो कितना आया? 4 1 और 4 8 24, नहीं 6, 6 4 24, और 6 को मैंने जब 4 में ऐड किया तो कितना आया? 10। तो ये क्या है? नॉर्मल है।
तो आपको पता होना चाहिए कि ए ग्रेडियंट कितना होना चाहिए, मैक्सिमम 14 होना चाहिए, और 24 साल के बंदे में कितना होता है, 10 होता है। आपने इस फार्मूले से इसको कैलकुलेट करना है। ठीक हो गया। बाकी मैंने आपको इसको समझा दिया है कि जब हमारी मिक्सिंग होती है ब्रोंकियल वेन की इनटू पल्मोनरी वेन, तो हमारी जो सैचुरेशन है वो 100 से कितनी ड्रॉप कर जाती है, 98%, और जिसकी वजह से हमें क्या आता है, ए ग्रेडियंट आता है, ए ग्रेडियंट आता है। उसके बाद दो टर्म्स हैं जो आपको क्लियर कट पता होनी चाहिए। टर्म्स हैं हाइपोक्सिया, हाइपोक्सिया एंड हाइपोक्सीमिया। हाइपोक्सीमिया ये क्या होता है? हाइपोक्सिया और हाइपोक्सीमिया क्या क्या होता है, ठीक है, इसको आपने देखना है। जो हाइपोक्सिया होता है ना, ये होता है डिक्रीज डिलीवरी, ठीक है, डिक्रीज डिलीवरी टू टिश्यूज। अगर आपके टिश्यूज तक ऑक्सीजन कम पहुंच रही है, अगर टिश्यूज तक कम ऑक्सीजन पहुंच रही है, तो उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं हाइपोक्सिया। और जो हाइपोक्सीमिया है, जो आपका हाइपोक्सीमिया है वो क्या है, इट इज डिक्रीज ऑक्सीजन पार्शियल प्रेशर, पीपी का मतलब है पार्शियल प्रेशर इन आर्टरी। जो आपकी आर्टरी अगर इसमें पार्शियल प्रेशर कम हो जाए ऑक्सीजन का, तो इसको हम कहते हैं हाइपोक्सीमिया। हाइपोक्सीमिया, इमिया जिसके एंड पे आ जाए उसको हम कहते हैं ब्लड कहते हैं, इमिया का मतलब ब्लड होता है। तो ब्लड में अगर ऑक्सीजन कम हो जाए तो उसको हम कहते हैं हाइपोक्सीमिया, और अगर टिश्यू को ऑक्सीजन कम पहुंचे तो उसको हम कहते हैं हाइपोक्सिया। अब मैं जो आपको पढ़ा रहा हूं, मैं आपको पहले दिखाता हूं, आपने कंफ्यूज हो जाना। देखो ये देखो, मैंने आपको जो ए ग्रेडियंट था इसका मैंने क्लियर कट आपको आइडिया बता दिया। उसके बाद आपने आगे जाना है, और कल हमने ये पढ़ा था कार्बन डाइऑक्साइड का ट्रांसपोर्ट, लेकिन इसके नीचे एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक लिखा हुआ है हाइपोक्सिया एंड हाइपोक्सीमिया। ये वाला निकालना है टॉपिक, और ये भी बहुत मुश्किल लगता है स्टूडेंट को, लेकिन आपको आसान लगेगा अगर आपको ए ग्रेडियंट समझ आ गया तो। हाइपोक्सिया एंड हाइपोक्सीमिया निकाल लिया ना, चलो मैं इसको कंटिन्यू करता हूँ। अच्छा, तो मैंने आपको फर्क बताया कि अगर आपका क्या हो जाए, हाइपोक्सिया हो जाए, अगर आपके टिश्यू को डिलीवरी कम हो ऑक्सीजन की तो उसको हम कहते हैं हाइपोक्सिया, और अगर आपका ऑक्सीजन पार्शियल प्रेशर कम हो जाए आर्टरी में तो उसको हम कहते हैं हाइपोक्सीमिया। अब हाइपोक्सिया की आपकी बुक ने टाइप्स लिखी हुई, वजह लिखी हुई है कि किस किस वजह से होता है, तो वो आपने पढ़ लेना है कि आपका अगर क्या हो जाए, कार्डियक आउटपुट कम हो जाए, और क्या हो जाए, अनीमिया हो जाए, और क्या हो जाए, अनीमिया हो जाए, और क्या हो जाए, हाइपोक्सीमिया हो जाए। ठीक है, हाइपोक्सीमिया हो जाए तो क्या हो जाएगा, आपके टिश्यू को कम ऑक्सीजन पहुंचेगी, जिससे क्या हो जाएगा, आपको हाइपोक्सिया हो जाएगा। बट जो हाइपोक्सीमिया है, हाइपोक्सीमिया का मतलब क्या होता है कि आपकी आर्टरी में क्या हो जाएगा, आपकी आर्टरी में क्या हो जाएगा, पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन कम हो जाएगा। अब इसको हम थोड़ा सा डिटेल में करते हैं कि आपकी बुक ने किस तरह इसको बताने की कोशिश की है। देखो, अब हाइपोक्सीमिया जो ए ग्रेडियंट है ना, हम आपके ध्यान में आ रहा होगा कि यार हम ए ग्रेडियंट क्यों पढ़ रहे हैं। तो हाइपोक्सीमिया को डिफरेंशिएट करने के लिए हम ए ग्रेडियंट का इस्तेमाल करते हैं। हम किसी पेशेंट का ना, हम क्या करते हैं, हमारे पास एक मरीज आया और उसको साइनोसिस हुई पड़ी है, हमें शक हुआ कि यार इसको ना हाइपोक्सीमिया है। अब हमें ये नहीं पता चल रहा कि ये किस वजह से है, ये किस वजह से है। तो अब उसको डिफरेंशिएट करने के लिए हम ए ग्रेडियंट का यूज करते हैं। ए ग्रेडियंट अगर आपको समझ आ गया तो आपके लिए आगे हलवा है। किस तरह हलवा है, देखो, अगर तो जो आपका हाइपोक्सीमिया है ना, इसकी दो कंडीशंस हो सकती हैं। आपके पास हाइपोक्सीमिया का पेशेंट आया, आपने उसका ए ग्रेडियंट कैलकुलेट किया, और जो उसका ए ग्रेडियंट है, या तो वो इंक्रीज्ड है, या तो वो क्या है, इंक्रीज्ड है, इंक्रीज्ड ए ग्रेडियंट। ए ग्रेडियंट क्या था, डिफरेंस ऑफ पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन इन एल्वेलाई एंड डिफरेंस एंड आर्टरी पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन। मतलब कि एल्वेलाई के ऑक्सीजन और पार्शियल प्रेशर ऑफ आर्टरी का ऑक्सीजन को हम अगर माइनस करें तो हमें जो आंसर मिलता है उसको हम ए ग्रेडियंट कहते हैं। उसके बाद दूसरी तरफ आपने याद रखना है कि यहाँ फिर हमें क्या मिलेगा, हमें जो ए ग्रेडियंट है वो नॉर्मल मिलेगा। पेशेंट अगर साइनोसिस का है, आपने उसका ए ग्रेडियंट कैलकुलेट किया, अगर आपको जो ए ग्रेडियंट है वो नॉर्मल मिलेगा तो क्या होगा, अगर आपको हाई मिलेगा तो क्या होगा, इसको हम समझते हैं। ठीक है, पहले हम बात करते हैं इसकी नॉर्मल वाले की, चलो बात कर लेते हैं। देखो गौर से देखना, आसान है बिल्कुल। नॉर्मल ए ग्रेडियंट का मतलब क्या होता है, आपने याद रखना है, अगर आप हाई एल्टीट्यूड पे चले गए, अगर आप क्या क्या हुआ, आप हाई एल्टीट्यूड, आपको पैसे मिले कहीं से, और आपने कहा चलो यार फैमिली के साथ मरी घुमाते हैं, या आप किर्गिस्तान हो, आपने कहा चलो यार जिल माउंटेन चले जाते हैं, आपने कहा चलो यार हम ना इसी कूल चलो घुमाते हैं, वैसे तो सर्दियों में नहीं जाते, गर्मियों में जाते हैं। तो आप हाई एल्टीट्यूड पे चले गए, ठीक है, आप भोसरी चले गए या किसी भी जगह पे चले गए, हाई एल्टीट्यूड पे चले गए। हाई एल्टीट्यूड पे आपको पता है जो पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन है वो एयर में ही कम होता है, हाई एल्टीट्यूड पे ऑक्सीजन कम होती है। जब ऑक्सीजन कम होगी तो आपके एल्वेलाई में भी ऑक्सीजन कम जाएगी, जब एल्वेलाई में भी ऑक्सीजन कम जाएगी, जब एल्वेलाई में भी, देखो एल्वेलाई में भी ऑक्सीजन कम गई,
एल्वेलाई में भी ऑक्सीजन कम गई, और आपका जो ब्लड था इसमें भी ऑक्सीजन कम होगी, इनमें भी, इन दोनों में कम हो गई है। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है कि आपका जो इसका डिफरेंस होगा वो नॉर्मल होगा, इसका डिफरेंस ज्यादा नहीं बढ़ेगा। तो आपने, अगर आपको ये कॉन्सेप्ट नहीं ना समझ आया तो आपने सिर्फ ये याद रखना है, जो ए ग्रेडियंट होता है वो हाई एल्टीट्यूड पे नॉर्मल होता है, हाई एल्टीट्यूड पे नॉर्मल होता है। या फिर एक और बंदा है, वो कहता है कि यार मुझे ना नींद नहीं आती, मुझे इंसोम्निया, या वो ओपियाइड्स यूज करता है। वो क्या यूज करता है? ओपियोइड्स, ओपियोइड्स। वो ओपियोइड्स यूज करता है, और आपको पता है, आप लोग फार्मा में भी पढ़ोगे, जो ओपियोइड्स होते हैं ये क्या क्या कॉज कराते हैं? हाइपोवेंटिलेशन। मतलब इससे ना हमें सांस सही तरह नहीं आता, हमारा जो ब्रीदिंग रेट है वो स्लो हो जाता है। जो ओपियोइड्स हैं वो क्या करते हैं? वो हमें हाइपोवेंटिलेशन कॉज कराते हैं। अब क्या होगा? आप हाइपोवेंटिलेट कर रहे हो, आप ऑक्सीजन आपकी लंग्स में कम जा रही है, मतलब कि आपके एल्वुलर, जो एल्वुलर हैं, एल्वुलर ऑक्सीजन है वो भी कम है। और जब एल्वुलर ऑक्सीजन कम है तो एक्सचेंज भी कम हुआ, तो मतलब कि आपकी जो ऑक्सीजन इन ब्लड है वो भी कम है। तो जब दोनों कम हैं तो इनका डिफरेंस क्या होगा? इनका डिफरेंस नहीं ज्यादा बढ़ेगा, डिफरेंस नॉर्मल ही आएगा। तो अगर आपको ये मैकेनिज्म समझ नहीं आया, आपने सिर्फ ये बात याद रख लेनी है, अगर एक बंदे को हाइपोक्सीमिया है, हमने उसका ए ग्रेडियंट चेक करना होता है। अगर ए ग्रेडियंट नॉर्मल है, अगर ए ग्रेडियंट नॉर्मल है तो आपने उससे पूछना है कि यार तुम ओपियोइड्स तो नहीं यूज कर रहे? वो कहेगा नहीं। फिर आपने पूछना है कि यार तुम मरी तो नहीं घूम के आए, तुम नारायण का गान तो नहीं घूम के आए? वो कहेगा नहीं। तो फिर आपने कोई कोई और वजह तलाश करनी है, वरना वो इन दो वजह में से ही आपको बताएगा, या वो ओपियोइड यूज कर रहा है या वो हाई एल्टीट्यूड पे है। तो जिसकी वजह से उसका ए ग्रेडियंट नॉर्मल है बट उसको हाइपोक्सीमिया, उसको हाइपोक्सीमिया। ठीक हो गया। उसके बाद दूसरी तरफ चलते हैं। आपको, आपके पास एक और कंडीशन आई, आई थिंक ब्लर, हाँ ओ सही हो गया। आपका जो ए ग्रेडियंट है वो इंक्रीज है। ए ग्रेडियंट क्या है? इंक्रीज है। अब आपके पास एक मरीज आया है, उसको क्या है, उसकी जो आर्टरी है उसमें ऑक्सीजन कम है, आपने उसका ए ग्रेडियंट कैलकुलेट किया और वो आपको मिला इंक्रीज। वो क्या है? इंक्रीज है। वो क्या है? इंक्रीज है। अब आपको क्या पता चला? आपको पता चला यार ये तो किसका मरीज है? ये तो पल्मोनरी फिब्रोसिस का मरीज है, ये तो पल्मोनरी फिब्रोसिस का मरीज है। कैसे पता चला? देखो, आपने सोचा कि इसके चूंकि फिब्रोसिस हुई पड़ी है, तो जो इसके ये एल्वुलाई है, ये एल्वुलाई है, इसमें जो ये वाला ये पार्ट की क्या हो गई है? फिब्रोसिस हो गई है। जिसकी वजह से जो गैस एक्सचेंज है वो नहीं हो पा रही, गैस एक्सचेंज कम हो पा रही है। एल्वुलाई में ऑक्सीजन ज्यादा हो गई है बट ब्लड में ऑक्सीजन कम है, ब्लड में ऑक्सीजन कम है। और इन दोनों का डिफरेंस जो जब हम लेंगे तो क्या होगा? इन दोनों का डिफरेंस जब लेंगे तो ज्यादा हो जाएगा। देखो, एक वैल्यू बढ़ रही है और एक कम हो रही है, तो क्या होगा? डिफरेंस ज्यादा हो जाएगा। तो इसको हम कहते हैं इंक्रीज्ड ए ग्रेडियंट। तो आपने याद रखना है, जो ए ग्रेडियंट है वो किस में इंक्रीज होता है? वो फिब्रोसिस में इंक्रीज होता है। वो फिब्रोसिस में इंक्रीज होता है। क्यों इंक्रीज होता है? क्योंकि जो आपकी डिफ्यूजन है, जो डिफ्यूजन है वो लिमिटेड हो गई है, डिफ्यूजन कम हो रही है, डिफ्यूजन कम हो रही है। और इसके अलावा अभी अभी हम पढ़ के आए हैं कि यहाँ फिर क्या हो? वी ओवर क्यू मिसमैच हो। आपकी वेंटिलेशन ज्यादा है, परफ्यूजन कम है, या फिर परफ्यूजन ज्यादा है, वेंटिलेशन कम है, दोनों मिसमैच है। ठीक है, दोनों क्या है? मिसमैच है। दोनों क्या है? मिसमैच है। तो क्या होगा? आपका ए ग्रेडियंट इंक्रीज हो जाएगा। कैसे इंक्रीज हो जाएगा? देखो, फर्ज करो जो आपकी परफ्यूजन है, जो आपका ब्लड है वो नॉर्मल है, ब्लड क्या है? नॉर्मल है। बट आपकी जो वेंटिलेशन है, जो आप सांस ही नहीं ले पा रहे, ठीक है, आप सांस ही नहीं ले पा रहे, वेंटिलेशन कम है, तो क्या होगा? वेंटिलेशन कम है मतलब एल्वुलर में ऑक्सीजन कम हो जाएगी, लेकिन जो ब्लड है उसमें तो नॉर्मल है, तो आपकी जो ए ग्रेडियंट है वो इंक्रीज हो जाएगा। या फिर आपका आपका मरीज है पल्मोनरी एडिमा का, पल्मोनरी एडिमा का, इसमें भी सेम यही चक्कर है। या फिर आपका बच्चा कह रहा हूँ, किसी का बच्चा पैदा हुआ है और वो ARDS है, एक्यूट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम है उसको, तो उसमें भी क्या होगा? जो ए ग्रेडियंट है वो इंक्रीज हो जाएगा। तो इसमें आपने जो बात याद रखनी है वो ये याद रखनी है कि भाईजान, जब भी हाइपोक्सीमिया होगा हम ए ग्रेडियंट कैलकुलेट करते हैं। अगर ए ग्रेडियंट इंक्रीज हो, अगर ए ग्रेडियंट इंक्रीज हो तो हम कहते हैं कि यहाँ ये फिब्रोसिस का मरीज है, या इसमें वी ओवर क्यू रेशियो मिसमैच है, या इसमें पल्मोनरी एडिमा है, या इसको ARDS है, या इसको क्या है? ARDS है। अच्छा, अगर आप गौर करें थोड़ा सा, तो जो जितनी भी ये मैंने डिजीजेस बताई हैं, जितनी भी मैंने ये डिजीजेस बताई हैं, ये सारी पल्मोनरी नहीं है, ये सारी लंग रिलेटेड नहीं है, पल्मोनरी डिजीजेस हैं ये सारी। ऊपर में जितनी भी मैंने डिजीज बताई हैं ये सारी पल्मोनरी डिजीज हैं। और ये जितनी भी मैंने बताई हैं, हाई एल्टीट्यूड का आपके लंग्स के साथ कोई ताल्लुक नहीं है, ओपियोइड्स का आपके लंग के साथ कोई ताल्लुक नहीं है, डायरेक्ट ताल्लुक। तो इसको हम कह सकते हैं कि अगर हाइपोक्सीमिया हो, और ए ग्रेडियंट नॉर्मल हो, और आप कहोगे कि अगर ए ग्रेडियंट नॉर्मल है तो कोई एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा पल्मोनरी कॉज है, एक्स्ट्रा पल्मोनरी कॉज है।
हम ये कह सकते हैं कि अगर हाइपोक्सीमिया हो और ए ग्रेडियंट इंक्रीज हो तो कोई पल्मोनरी कॉज है, कोई लंग में मसला है, ऐसे ही है। हम कह सकते हैं या नहीं कह सकते, या मैंने गलत लिखा है? जल्दी बताएं, जल्दी बताएं, जल्दी। वो बता दें, आवाज नहीं आ रही। यस, कह सकते हैं, ठीक है, हम कह सकते हैं, लेकिन एक एक्सेप्शन भी है। आपने याद रखना है, जब भी ए ग्रेडियंट इंक्रीज हो जाए तो आपने कहना है कोई लंग का मसला आ गया है, लेकिन एक एक्सेप्शन भी है, एक एक्सेप्शन भी है, और वो एक्सेप्शन क्या है? वो एक्सेप्शन क्या है? वो एक्सेप्शन क्या है? वो एक्सेप्शन है राइट टू लेफ्ट शंट। राइट टू लेफ्ट शंट, जिस तरह टेट्रोलॉजी ऑफ फॉल आउट में था कि आपके अगर राइट साइड से ब्लड निकल के आ रहा है लेफ्ट साइड में, तो क्या होगा? लेफ्ट साइड में जो ब्लड है इसकी ऑक्सीजन कंटेंट ज्यादा हो जाता है, इसकी ऑक्सीजन कंटेंट क्या हो जाता है? ज्यादा हो जाता है। तो क्या होगा कि आपकी आर्टरी का ऑक्सीजन कंटेंट ज्यादा हो गया है लेकिन एल्वेलर का ऑक्सीजन कंटेंट कम हो गया, तो इससे क्या होगा? जो इनमें इनमें डिफरेंस है वो ज्यादा हो जाएगा। तो हमने तब भी पढ़ा था, जब राइट टू लेफ्ट शंट होता है हार्ट में, तो क्या होता है? क्या होता है? जो लेफ्ट साइड पे सॉरी जो लेफ्ट साइड पे ऑक्सीजन कंटेंट है वो डिक्रीज हो जाता है, क्योंकि डीऑक्सीनेटेड ब्लड आके ऑक्सीनेटेड में मिल जाता है। तो लेफ्ट साइड पे ऑक्सीनेटेड ब्लड कम हो जाता है, जिसकी वजह से आपका ए ग्रेडियंट इंक्रीज हो जाता है। ए ग्रेडियंट इंक्रीज हो जाता है, और ये क्या है? एक एक्सेप्शन है। अब इसको आपने याद कैसे रखना है? ये तो मैंने आपको एक बेस बनाई है ना, देखो आपने इसको याद कैसे रखना है। आपके पास एक मरीज आया, आपने क्या किया? आपके पास एक मरीज आया, उस बेचारे को ना सियानोसिस हुई पड़ी है, नीला हुआ पड़ा है वो। आपने कहा कि यार इसको ना मुझे या इसको हाइपोक्सिया या हाइपोक्सीमिया वगैरह। तो अगर वो नीला हुआ पड़ा है तो आपने कहा चलो मैं इसकी सैचुरेशन चेक करता हूँ। आपने वो पल्स ऑक्सीमीटर लगाया, वो छोटा सा होता है डॉक्टरों के पास, वो उसकी उंगली पे लगाया। आपको पता चल गया कि इसकी सैचुरेशन कितनी है। जब आपने सैचुरेशन कैलकुलेट की तो इसकी सैचुरेशन कम आएगी, ऑक्सीजन की सैचुरेशन कितनी आएगी? कम आएगी। फिर आपने कहा कि यार मैं ना इसका ए ग्रेडियंट मालूम करता हूँ कि इस क्या वजह है कि इसकी सैचुरेशन कम है। आपने उसका ए ग्रेडियंट मालूम किया, तो आप अगर ए ग्रेडियंट इंक्रीज है तो आपके जहन में आया कि यार इसको ना पल्मनरी कोई कॉज हो सकती है, इसकी लंग्स में कोई मसला हो सकता है। फिर आपने रूल आउट करना है कि इसको फिब्रोसिस है, एआरडीएस है, या पल्मनरी एडीमा है। और आपने एक्सेप्शन क्या याद रखनी है कि हार्ट का जो राइट टू लेफ्ट शंट होता है इससे भी क्या होता है? ए ग्रेडियंट इंक्रीज हो जाता है। दूसरी तरफ हम चलते हैं, अगर आपको ए ग्रेडियंट नॉर्मल मिला बट उसकी सैचुरेशन क्या है? ड्रॉप है। तो फिर आपने आपने उससे पूछा कि यार तुम हाई एल्टीट्यूड पे तो नहीं है, मतलब तुम हाई एल्टीट्यूड से तो नहीं हो क्या है, या तुम कोई ओपियोइड तो नहीं यूज कर रहे, या तुम सही तरह सांस ले पा रहे हो? इस तरह आपने चीजें उसको पूछना है, ठीक है? तो इस तरह आपका मरीज ठीक हो जाएगा। अच्छा, पुराने एडिशन में उसने इस तरह लिखा हुआ है, लेकिन जो नया एडिशन है जो मेरे पास बुक है उसमें उसने ना फार्मूले घुसाए हुए हैं। तो आपने फार्मूले नहीं करने, ठीक है? आपने फार्मूले नहीं करने, वरना अगर आप बहुत कंफ्यूज हो जाओगे। फार्मूले बहुत मुश्किल है वो, तो फिलहाल छोड़ दो उनको, वो फार्मूले आपने नहीं करने। जिस तरह मैंने आपको ये समझाया ना, इस तरह आपने करना है कि हाइपोक्सीमिया को आप ए ग्रेडियंट से किस तरह डिफरेंशिएट कर सकते हो। अच्छा, हीमोग्लोबिन क्या है? हीमोग्लोबिन हमें पता है कि भाईजान एक प्रोटीन होती है जिसके कितने अमाइनो एसिड होते हैं। अच्छा, हीमोग्लोबिन के कितने अमाइनो एसिड होते हैं जरा मुझे बताएं, हिमाटोलॉजी में मैंने बताया था आपको। या फिर आपकी जो है 11th क्लास का थर्ड चैप्टर, 11th क्लास का थर्ड चैप्टर में लिखा हुआ है, जल्दी बताएं। हीमोग्लोबिन, यस मुदस्सिर शहबाज, एक्सीलेंट, शाबाश। जो हीमोग्लोबिन होते हैं इसके 574 अमाइनो एसिड होते हैं, 574 अमाइनो एसिड्स होते हैं हीमोग्लोबिन के। इसकी कितनी चेन्स होती हैं? इसकी 4 चेन्स होती हैं, ठीक है? इसकी कितनी चेन्स होती हैं? 4 चेन्स होती हैं। कौन कौन सी चेन होती है? 2 अल्फा और 2 बीटा, और हर एक चेन अपने साथ क्या अटैच कराती है? ऑक्सीजन। तो ईच बाइंड विद ऑक्सीजन, हर चेन किसको बाइंड करती है? ऑक्सीजन को। हर चेन किसको बाइंड करती है? ऑक्सीजन को। अब आपने याद रखना है कि एचबी जो है ना, जो एचबी है, एचबी हम कहते हैं हीमोग्लोबिन को। एचबी इज एलोस्टेरिक, ठीक है? एलोस्टेरिक, एलोस्टेरिक का क्या मतलब होता है ये मैं आपको समझा देता हूँ, बस इसमें ये समझाने वाली बात है। डेट एग्जिबिट पॉजिटिव कोऑपरेटिविटी व्हेन बाइंडिंग टू ऑक्सीजन। देखो, ये जो हमारी है ना हीमोग्लोबिन, ये बहुत अच्छी बनती है। कैसे? जब हीमोग्लोबिन अगर खाली है ना, इसके साथ अगर एक ऑक्सीजन अटैच होती है ना, तो ये अपनी बाकी सहेलियों को भी बुला लेती है, कि दूसरी ऑक्सीजन को भी कहती है कि आ जाओ आ जाओ, ठीक है? तो जब एक ऑक्सीजन अटैच होती है तो इसकी अफिनिटी फॉर ऑक्सीजन ज्यादा हो जाती है, तो ये बाकी ऑक्सीजन को भी अटैच कर लेती है। डॉक्टर नजीब इसको इस तरह समझाते हैं, क्योंकि मैं डॉक्टर नजीब के लेक्चर लेता रहा हूँ, मैं आपको उसका समझा देता हूँ। उन्होंने इस तरह बताया था कि जो हीमोग्लोबिन होती है इसकी 4 पॉकेट्स होती हैं। हमने कहा ना कि इसकी 4 चेन्स होती हैं, तो इसकी 4 पॉकेट्स होती हैं। हीमोग्लोबिन की 4 पॉकेट्स होती हैं इस तरह।
जब एक पॉकेट आके फिल होती है, फर्ज करो ये एक पॉकेट आके फिल होती है, तो जो वो 3 बाकी पॉकेट्स बच जाती हैं उसकी एफिनिटी को इंक्रीज कर देता है। तो आपने याद रखना है जितनी ज्यादा ऑक्सीजनेटेड होगी हीमोग्लोबिन, उतनी ज्यादा उसकी एफिनिटी होगी किसके साथ? ऑक्सीजन के साथ। तो एक एक मॉलिक्यूल अटैच हुआ तो वो दूसरे को खींच लेगा, और दूसरा दोनों मिलकर तीसरे को, और तीनों मिलकर चौथे को खींच लेंगे कि भाई आ जाओ, देग खुली हुई है। अच्छा, और इस इफेक्ट को हम क्या कहते हैं? इसको इफेक्ट को हम क्या कहते हैं, जरा मुझे बताएं, कल हमने पढ़ा था। ऑक्सीजनेटेड हीमोग्लोबिन की एफिनिटी ज्यादा हो जाए तो इस इफेक्ट को हम क्या कहते हैं? जल्दी बताएं, जल्दी जल्दी, शाबाश। भूल गए हो? कल कल ही तो पढ़ाया यार अभी। बोहर इफेक्ट। नो, नॉट बोहर इफेक्ट, नॉट बोहर इफेक्ट। हॉल्डेन। यस डॉक्टर लाइबा, एक्सीलेंट, शाबाश, आपने बिल्कुल सही आंसर बताया, बाकी सारे उलट बता रहे हैं। हल्डेन इफेक्ट कहते हैं, हल्डेन इफेक्ट। हल्डेन इफेक्ट लंग्स के लेवल पे होता है, बताया तो था कि हार्डेन के लेवल पे आपकी ऑक्सीजन ज्यादा होती है, जिसकी वजह से जो ऑक्सीजनेशन लोडिंग है, इसको हम कहते हैं लोडिंग ऑफ ऑक्सीजन। आपकी जो ऑक्सीजन की लोड होने की कैपेसिटी वो ज्यादा हो जाती है, इट इज ड्यू टू हल्डेन इफेक्ट। और डॉक्टर नजीब ने इसको इस तरह समझाया कि इसकी 4 पॉकेट्स होती हैं। एक एक जब एक ऑक्सीजन आती है तो वो दूसरी को खींच लेती है, दोनों आके तीसरी को खींच लेती है, और तीनों आके चौथी को खींच लेती है। इसको कहते हैं हल्डेन इफेक्ट। शाबाश, जिसने सही आंसर बताया, और जिसने गलत आंसर बताया थोड़ा सा समझ जाओ मैं क्या कहना चाह रहा हूं। अच्छा, हम आगे चलते हैं। अब वो ये कहता है कि जो डीऑक्सीजनेटेड हीमोग्लोबिन है, जो डीऑक्सीजनेटेड हीमोग्लोबिन है, डीऑक्सीजनेटेड हीमोग्लोबिन, डीऑक्सीजनेटेड हीमोग्लोबिन ये क्या करती है? इट हैज लेस एफिनिटी, इट हैज लेस एफिनिटी। मतलब इसकी क्या होगी? इसकी कम एफिनिटी होगी। जो डीऑक्सीजनेटेड होगी ये अपने ऑक्सीजन को दूर करेगी कि जाओ भाग जाओ, ठीक है, जाओ भाग जाओ। इट हैज लेस एफिनिटी फॉर ऑक्सीजन, इसकी कम एफिनिटी होती है। और हमने पढ़ा था कि जितनी ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड होती है वो डीटैच करती है किसको? ऑक्सीजन को। और इस इफेक्ट को क्या कहते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड अगर ज्यादा हो जाए और वो डीटैच कर दे किसको? ऑक्सीजन को, तो इस इफेक्ट को हम बोहर इफेक्ट कहते हैं। इस इफेक्ट को हम बोहर इफेक्ट कहते हैं। अच्छा, हम आगे चलते हैं। आगे आपके बुक ने लिखा हुआ है, बड़ी एक मतलब इंपॉर्टेंट लाइन है जो कि बच्चों को समझ नहीं आती, लेकिन मैंने आपको कल ही समझा दी थी कि जो आपकी हीमोग्लोबिन होती है ना, इट एक्ट एज बफर, इट एक्ट एज बफर। बफर का क्या मतलब होता है? बफर का मतलब ये होता है कोई चीज किसी को न्यूट्रल कर दे। मतलब हमने अगर पीएच को एक जगह पे लिमिटेड रखना है तो उसको हम बफर कहते हैं। तो अगर आपकी जो हीमोग्लोबिन है, इट एक्ट एज बफर। हमने कल भी पढ़ा था कि जो आपका H पॉजिटिव आयन बनता है ना, जब हमारे बाइकार्बोनेट बने थे तो उसके साथ हमें क्या मिला था? ये बाइकार्बोनेट थे, HCO3, उसके साथ हमें हाइड्रोजन आयन मिला था। ये हाइड्रोजन आयन क्या है? एसिडिक है। ये हाइड्रोजन आयन क्या है? एसिडिक है। लेकिन जो हमारी बहुत ही एक अच्छी बंदी है हीमोग्लोबिन नेगेटिव, वो इसके साथ अटैच हो जाती है। जब वो इसके साथ अटैच हो जाती है तो ये जो हाइड्रोजन आयन है ये खत्म हो जाता है और एसिडिटी इंक्रीज नहीं होती। तो जब ये पीएच को इस तरह, जो हमारी हीमोग्लोबिन है ये पीएच को कंट्रोल करती है। और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है फिजियोलॉजी के हवाले से कि विच वन इज मेजर बफर फॉर हाइड्रोजन आयंस इन ब्लड। ब्लड में सबसे मेजर बफर कौन सा होता है? हम इसको आगे भी पढ़ेंगे रीनल सिस्टम में, जब मैं वो एसिड बेस बैलेंस पढ़ाऊंगा ना आपको, उसमें भी ये है कि जो आपकी जो हीमोग्लोबिन है इट एक्ट एज, बल्कि मोस्टली जो प्रोटीन है इट एक्ट एज बफर। तो आपको हीमोग्लोबिन की समझ आ गई कि हीमोग्लोबिन क्या करती है? हाइड्रोजन आयन को अपने साथ अटैच कर लेती है, जिसकी वजह से वो जो हाइड्रोजन आयन है चूंकि वो एसिडिक है, तो उसकी वजह से एसिडिटी इंक्रीज नहीं होती और क्या हो जाता है? वो बफर एक्ट करती है। एक इसमें अहम बात रह गई है, जो मायोग्लोबिन होती है। मायोग्लोबिन जो जिमर हजरात होते हैं, जो जिम करते हैं ज्यादा, उनमें इंक्रीज हो जाती है। मायोग्लोबिन की क्या होती है? इसकी ना एफिनिटी बहुत ज्यादा होती है। मतलब ये ना बहुत अटैच होकर रहती है किसके साथ? ऑक्सीजन के साथ। अब एक बंदा अटैच है किसी के साथ, अगर एक बंदा अटैच है किसी के साथ तो क्या होगा? वो उसको छोड़ेगा नहीं जल्दी, ठीक है, वो उसको छोड़ेगा नहीं जल्दी। तो आपने याद रखना है जो मायोग्लोबिन होती है इसकी एफिनिटी बहुत ज्यादा होती है, इसलिए ये जो प्रोटीन है इट इज नॉट यूज्ड फॉर ट्रांसपोर्ट। क्योंकि हमें ट्रांसपोर्ट के लिए वो चीज चाहिए, हमें ट्रांसपोर्ट के लिए वो चीज चाहिए जो कि डीटैच जल्दी हो जाए, जिस तरह हीमोग्लोबिन है। लेकिन जो मायोग्लोबिन है इसकी तो एफिनिटी बहुत ज्यादा है, तो इसलिए हम इसको यूज नहीं करते, नॉट यूज इन ट्रांसपोर्ट। इसको हम ट्रांसपोर्ट में यूज नहीं करते, ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन हम यूज नहीं करते। क्यों? क्योंकि इसकी क्या होती है? इसकी एफिनिटी बहुत ज्यादा होती है। लेकिन हम इसको स्टोरेज ऑफ ऑक्सीजन के लिए यूज कर लेते हैं। कि आपने देखा होगा जो जिम वाले बंदे होते हैं या जो एथलीट होते हैं, इनके जो मसल्स होते हैं इनमें ना हाई मायोग्लोबिन होती है। चूंकि मायोग्लोबिन सिंगल पॉलीपेप्टाइड है ना, तो इसकी एफिनिटी बहुत ज्यादा होती है ऑक्सीजन के खिलाफ। तो इनमें हाई मायोग्लोबिन होती है, और जो मायोग्लोबिन होती है वो स्टोर करके रखती है ऑक्सीजन को, तो इनकी वजह से इनको सांस कम फूलता है। वैसे और भी काफी वजह होती है, लेकिन मायोग्लोबिन भी एक रीजन होती है कि इनका सांस कम फूलता है, क्योंकि इनमें
थोड़ी बहुत जो ऑक्सीजन है वो स्टोर हो जाती है किसके साथ, मायोग्लोबिन के साथ। ठीक है, तो ये हमारा हीमोग्लोबिन भी कंप्लीट हो गया। अब मैं रिकॉर्डिंग एंड करता हूँ, आपके जो जो क्वेश्चन है वो मुझसे पूछें, फिर हम इसको क्लास को एंड करते हैं। और मैं आपको दोबारा बता रहा हूँ, जो मैंने पढ़ाया है आपने मेरी